हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें हमने कुछ पार्ट इसका पढ़ लिया है। तो आज जो हम पार्ट इसका पढ़ेंगे वो है फैक्टर डिटर्मिनेशन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। और एक इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो आज है कि फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर आता है वो है आपका नेचर ऑफ कम्युनिटी। कि जो आप गुड्स यूज़ करते हैं उसका नेचर क्या है। कि इट मीन्स कि आप जो गुड्स यूज़ कर रहे हैं वो नेसेसरी गुड है या कंफर्टेबल गुड है या लग्जरी गुड्स हैं। इसके अंदर हम इन चीज़ों की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी नेसेसरी गुड्स की, नेसेसरी गुड्स में कौन कौन से गुड्स आते हैं। एक तो आपका सोल्ट आ गया, केरोसिन ऑयल है जिसको हम मिट्टी का तेल बोलते हैं, मैच बॉक्स माचिस हैं। तो ऐसी जो गुड्स हैं इन्हें हम डेली लाइफ में क्या है यूज़ करते हैं। और जो हम इन्हें यूज़ करते हैं वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी के अंदर हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो इनकी इलास्टिसिटी क्या है, ये आपकी लेस देन यूनिटरी या इनइलास्टिक होती है। कि अगर आपके गुड्स के इनके प्राइसेस चेंज भी होते हैं, कि अगर प्राइस इंक्रीज भी हो गए तो अभी जो इनकी क्वांटिटी आप यूज़ करेंगे वो एक तरीके से आपकी ऑलमोस्ट फिक्स क्वांटिटी होती है। कि प्राइसेस में चेंज होने के बाद भी इनकी जो क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर चेंज नहीं होता। एक एग्जांपल अगर हम लें, जैसे हमारे पास सॉल्ट है, नमक, जिसका अगर हम एग्जांपल लें तो नमक के प्राइसेस आपके चाहे इंक्रीज हो जाएं चाहे नमक के प्राइस आपके डिक्रीज हो जाएं, लेकिन जो आप खाने में नमक यूज़ करते हैं उसकी क्वांटिटी आपके पास क्या रहती है, सेम रहती है। तो प्राइस के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने से क्वांटिटी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद हमारे पास आता है लग्जरी गुड्स, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, कॉस्टली फर्नीचर है। इनकी जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन यूनिटरी होती है। कि अगर प्राइस में जो चेंज होता है तो उसके कंपेरेटिवली आपकी डिमांड में क्या है, ज़्यादा चेंज होता है। कि प्राइसेस अगर मान लीजिए इनके 30% क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो जो आपकी डिमांड है वो क्या होगी, आपकी 70% तक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो उस केस में जो आपकी इलास्टिसिटी होगी वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। उसके बाद जो प्राइस इलास्टिसिटी, अगर हम कंफर्ट की बात करें तो ऐसे जो गुड्स हैं उसके अंदर जो आपकी इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। जैसे हमारे पास कूलर हो गया, फैन हो गए, तो उस केस में हमारी जो इलास्टिसिटी है वो या तो आपकी लेस देन 1 होती है या वो इक्वल होती है किसके, 1 के। तो यहाँ पे आपकी जो इलास्टिसिटी होगी वो लगभग यूनिटरी के इक्वल आपकी ऑलमोस्ट होती है। कि जैसे अगर आपके प्राइजेज इन गुड्स के अगर 50% तक इंक्रीज हो गए तो आपकी जो डिमांड है वो 50% तक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे नेचर ऑफ गुड हैं, जिनमें अलग अलग नेचर्स के जो गुड हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी इलास्टिसिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। कि जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक होगी। कि अगर आपके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो इनकी जो डिमांड है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। कि अगर आपके जो प्राइस हैं अगर 50% आपके क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो डिमांड आपकी क्या होती है, 50% तक डिक्रीज हो जाएगी। या 50% से आपकी क्या है अबो, यानी कि 70% या 80% तक क्या हो सकती है, आपकी डिमांड कम हो सकती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड में अगर हम एग्जांपल लें, जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे चाय और आपका किसका, कॉफ़ी का। कि अगर मान लीजिए आपके क्या होते हैं, कॉफ़ी के प्राइसेस क्या हों, इंक्रीज हो जाएं। कॉफ़ी के प्राइस अगर इंक्रीज हो गए तो कॉफ़ी की डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट हमारे पास टी अवेलेबल है, तो टी की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा कुछ गुड ऐसे होते हैं जिनके हमारे पास क्लोजली सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते, तो ऐसे गुड्स की जो इलास्टिसिटी है वो इनइलास्टिक होती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है सिगरेट है, लिक्कर है जिसको हम शराब बोलते हैं, इनका कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। तो इसके अंदर क्या है कि सिगरेट के प्राइसेस चाहे आपके इंक्रीज होके 50% से आपके 70% या 80% तक अगर इंक्रीज भी हो जाते हैं
तो भी इसकी जो डिमांड है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी क्लोजली सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है इलास्टिसिटी का। उसके बाद आता है हमारे गुड विद डिफरेंट यूज, कि जिन गुड्स के जो यूज हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, उनकी इलास्टिसिटी इलास्टिक होती है। इसमें अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का हम क्या है डिफरेंट यूज कर सकते हैं। वाटर में हीटिंग के लिए, घर में लाइटिंग के लिए, कूलिंग के लिए, इनके लिए हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी जो डिमांड है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस है वो अगर इंक्रीज हो जाते हैं, तो उस केस में आप क्या है इसके यूजेस को कम कर देते हैं। जो आप फैन पहले यूज़ कर रहे थे, जो आप एसी यूज़ कर रहे थे, तो एसी की जगह आप क्या है फ़ैन यूज़ करेंगे। अगर आप फ़ैन यूज़ कर रहे थे तो फ़ैन को आप यूज़ करना जो है वो कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हो गए, और उसके आप क्या है डिफरेंट यूज़ आप करते हैं। कि अगर मान लीजिए आप घर में पहले 4 फैन यूज़ कर रहे थे, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़े, आपने 4 से कम करके कितने कर दिए, 2 फैन का आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो जिन गुड्स के क्या है डिफरेंट यूज़ होते हैं, उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होगी, आपकी इलास्टिक होती है। उसके बाद आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, कि कुछ गुड ऐसे होते हैं जिनको आप क्या है फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे अगर आप मकान बनाते हैं तो उसमें आप बिल्डिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, तो उस बिल्डिंग मटेरियल को, जैसे हमारे पास ब्रिक है जिसको हम ईंट बोलते हैं, सीमेंट है, सैंड है, लेम है, ग्लेब है, इन सभी को हम क्या है फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इन गुड की जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होती है, आपकी इलास्टिक होती है। यहाँ पे आपकी जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 की केस यहाँ पे होता है। कुछ गुड ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या है फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई इंसान भूखा महसूस कर रहा है, हंग्री है वो, या वो उसे क्या है ड्रिंक के लिए पानी की ज़रूरत है, वो उसको प्यास लगी है, तो ऐसी जो गुड्स हैं उनको हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमें भूख लगी है तो हमें खाना अभी ज़रूरत है, हम फ्यूचर के लिए उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो ऐसी गुड की जो इलास्टिसिटी होगी वो आपकी क्या होती है, इन इलास्टिक डिमांड यहाँ पे होती है। कि यहाँ पे आपके चाहे प्राइजेस इंक्रीज हो जाएं, चाहे आपके प्राइस डिक्रीज हो जाएं, जो आपकी डिमांड है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। तो इस केस में आपकी जो इलास्टिसिटी होगी वो इनइलास्टिक होती है। उसके बाद आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर, की जो कंज्यूमर की इनकम है तो उसको हम कंज्यूमर को 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास क्या है, रिच पर्सन है, एक हमारे पास मिडिल ऑर्डर फैमिली आती है, एक हमारे पास आते हैं पुअर। इन 3 कैटेगरी के अंदर हम इनको डिवाइड करते हैं। तो जो गुड्स के प्राइसेस, जो कंज्यूमर की इनकम है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्या है, इम्पैक्ट जिन पे नहीं पड़ता वो है आपके रिच और पुअर। क्योंकि अगर जो इंसान रिच है, जैसे मुकेश अंबानी है, अगर वो अगर उनकी इनकम थोड़ी बहुत कम भी हो जाती है तो अभी उनकी डिमांड में क्या है चेंज नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतने रिच है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो जो इनकी इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। यहाँ पे जो डिमांड होती है वो आपकी आती है इनइलास्टिक डिमांड। सेकंड, हमारे पास अगर मैं एग्जांपल लूँ पुअर का, तो पुअर की जो इनकम है वो ऑलरेडी बहुत कम होती है। तो उसकी इनकम जो है, अगर थोड़ी बहुत आपकी इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो भी जो ये डिमांड करते हैं उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। तो जो इनकी इलास्टिसिटी है वो होती है इनइलास्टिक। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है वो आपकी क्या होगी, इनइलास्टिक डिमांड। जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है मिडिल ऑर्डर फैमिलीज के ऊपर। कि जो मिडिल ऑर्डर फैमिलीज हैं उनकी इनकम के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है, कि अगर उनकी इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगर इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड को भी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है इस कंडीशन में वो आपकी होती है इलास्टिक।
यहाँ पे जो डिमांड होगी वो आपकी इलास्टिक होती है, क्योंकि ये वो फैमिलीज हैं जिनकी इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करती है डिमांड के साथ, कि अगर छोटा सा इनकम में चेंज भी होता है तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आते हैं। उसके बाद हमारे पास है थर्ड इसके अंदर हैबिट ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को जिन गुड्स की हैबिट होती है उन गुड्स का क्या है उनकी इलास्टिसिटी इनइलास्टिक होती है। जैसे कुछ लोगों को जो है सिगरेट पीने की आदत होती है, सिगरेट के हैबिचुअल होते हैं, कुछ लोगों को कॉफ़ी के हैबिचुअल होते हैं। तो अगर सिगरेट या कॉफ़ी के जो प्राइजेज हैं अगर वो प्राइजेज इंक्रीज भी हो जाएं तो भी उसकी डिमांड क्या रहती है, सेम रहेगी। डिमांड आपकी क्या है, कांस्टेंट इस केस में रहती है। अगर प्राइसेस आपके डिक्रीज भी हो जाएं तो भी वो सेम क्वांटिटी के अंदर ही क्या करेंगे, डिमांड करते हैं। तो ऐसे केस में जो आपकी इलास्टिसिटी होती है वो होती है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक डिमांड यहाँ पर होगी। नेक्स्ट है उसके बाद पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कम्युनिटी, कि ये देखा जाता है कि जिन गुड्स के ऊपर इनकम का एक छोटा सा पार्ट खर्च किया जाता है तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं कि उनकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, हमारे पास बूट पॉलिश हो गई, तो इनके ऊपर क्या है, कंज्यूमर की इनकम का एक छोटा सा स्मॉल पार्ट ही क्या है, यूज़ किया जाता है। तो अगर स्मॉल पार्ट यूज़ किया जाता है इनके ऊपर, तो अगर इनके प्राइस में थोड़ा सा चेंज भी हो जाए, जैसे अगर न्यूज़पेपर आपके पास पहले 5 रुपये का आता था, न्यूज़पेपर के प्राइस क्या हैं, 5 रुपीज़ हैं, तो अगर ये प्राइसेस इंक्रीज हो गए 6 रुपीज़ भी हो जाए तो भी आप जो न्यूज़पेपर है उसको आप पढ़ना जो है वो बंद नहीं करते, आप उसका प्रॉपर यूज़ फिर भी करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर आपके इनकम का क्या है, एक छोटा सा पार्ट ही आप यूज़ कर रहे हैं। कि अगर मंथली जो आपका न्यूज़पेपर पहले अगर 400 रुपीज़ का आता था, तो अगर ये अब ये 450 भी हो जाता है तो भी आप जो है इसकी डिमांड सेम ही करेंगे। तो ऐसी गुड्स जिनके ऊपर आप इनकम का एक छोटा सा पार्ट यूज़ करते हैं, तो ऐसे गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होती है, इनइलास्टिक डिमांड होती है। लेकिन जिन गुड्स के ऊपर आप इनकम का एक बड़ा पार्ट आप यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, क्लॉथ है, न्यूट्रिशन फूड है, उसके बाद हमारे पास डेजर्ट कूलर हो गया या एसी हो गया, तो ऐसी जो गुड्स हैं जिनके ऊपर इनकम का एक बड़ा पार्ट यूज़ किया जाता है, तो ऐसी गुड्स की जो डिमांड होती है वो आपकी क्या होगी, इलास्टिक। उसके बाद आता है हमारे पास प्राइस लेवल, कि जो गुड्स हैं उनकी अलग अलग प्राइसेस होते हैं। तो जो वेरी हाई लेवल की जो गुड्स होती हैं, जैसे हमारे पास ज्वेलरी हो गई, डायमंड हो गए, तो ऐसी जो गुड्स होती हैं, जैसे हमारे पास क्या है, डायमंड है, ज्वेलरी है, कॉस्टली हमारे पास कारपेट है, जो कारपेट घर में बिछाए जाते हैं अगर वो महंगे हैं, तो ऐसी जो प्राइजेस होते हैं हाईली कॉस्ट, तो इनको जो पसंद करते हैं लोग, उनकी इनकम भी क्या होती है, हाई होती है, वो होते हैं रिच पर्सन। तो इनके प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो या थोड़े बहुत प्राइसेस डिक्रीज हो, इनकी जो डिमांड है वो आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। डिमांड क्या है, कांस्टेंट ऑलमोस्ट रहती है। तो ऐसे जो गुड्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी जो है वो क्या रहती है, इनइलास्टिक। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका जो गोल्ड है वो तभी गोल्ड है जब उसके जो प्राइस हैं वो हाई हैं, कि अगर उसके जो प्राइजेज हैं वो कम कर दिए जाएं, कि गोल्ड को आज अगर 100 रुपीज़ पर केजी कर दिया जाए तो शायद गोल्ड को कोई भी ना खरीदे। क्यों? क्योंकि गोल्ड और डायमंड जो है वो एक सोसाइटी में स्टेटस सिंबल का काम करते हैं, कि अगर सभी के पास जो है वो डायमंड हो जाएगा तो उस डायमंड की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो कुछ गुड्स हैं, जैसे जो इनके प्राइजेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा लो हैं, तो उनकी डिमांड भी क्या है, इनइलास्टिक होती है। क्यों? जैसे आपका पोस्ट कार्ड हो गया, चीप वेजिटेबल्स हो गई, माचिस हो गई, मैच बॉक्स जैसे आपके पास हो गई, तो इनके जो प्राइजेज हैं अगर उनमें चेंज होता भी है तो वो चेंज बहुत ही स्मॉल होता है। जैसे अगर मैच बॉक्स की बात करें तो अगर माचिस जो है आपकी मैच बॉक्स, जिसका प्राइस अभी क्या है, 1 रुपीज़ है सिर्फ, तो अगर इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होके 1.5 या 2 रुपीज़ भी अगर हो जाएगा तो भी हम इसकी डिमांड को चेंज नहीं करते। क्यों? क्योंकि डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और इनके प्राइजेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा लो हैं।
तो इनका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होगी वो आपकी क्या होती है, इनइलास्टिक डिमांड होती है। लेकिन जिन कोड्स के जो प्राइजेज हैं जो मिडल में वेरी करते हैं, ना वो बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा लो है, तो ऐसे कोड्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो आपकी इलास्टिक होती है, जिसको हम मीडियम प्राइस के कोड्स बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं टाइम की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम दो टाइप के टाइम पीरियड की बात करते हैं। एक हमारे पास लॉन्ग टर्म पीरियड होता है और एक हमारे पास होता है शॉर्ट टर्म पीरियड। तो इनके अंदर क्या है, डिफरेंट जो है वो डिमांड आपकी होती है। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास क्या है, OY और O एक्सिस, दो एक्सिस हमने यहाँ पे लिए हैं। O एक्सिस के ऊपर हमारे पास आउटपुट है और जो OY एक्सिस है उसके ऊपर हमने प्राइस को लिया है। DLR हमारे पास क्या है, डिमांड इन लॉन्ग रन। DLR हमें शो करता है डिमांड इन लॉन्ग रन। और हमारे पास जो है DSR जो है वो हमें शो करता है डिमांड इन शॉर्ट रन। तो ये हमारे पास क्या है, दो कंडीशन है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे हमारा जो ओपी प्राइस के ऊपर हम ओक्यू क्वांटिटी का हम डिमांड करते हैं। इस पॉइंट को अगर मैं नाम दूं तो ये हमारे पास ई पॉइंट है। तो ई पॉइंट के ऊपर क्या है, हमारा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों की डिमांड और जो है वो इक्वल है। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्राइजेस अगर गुड्स के इंक्रीज हो जाएं तो शॉर्ट रन के अंदर जो है वो गुड की जो डिमांड है उसमें स्मॉल चेंज आता है। कि शॉर्ट रन की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो अगर आपके प्राइसेस इंक्रीज होके P1 जो है अगर हो जाते हैं तो उस केस में जो आपकी क्वांटिटी है वो कम होती है Q से Q1 तक। तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया। लेकिन अगर इतने ही प्राइस जो आपके लॉन्ग रन में चेंज होते हैं तो लॉन्ग रन के अंदर जो आपकी इलास्टिसिटी होती है उसमें क्या है, ज़्यादा चेंज आता है। कि लॉन्ग रन के अंदर अगर आपके प्राइस क्या है P2 P1 अगर इंक्रीज होते हैं तो आपकी क्वांटिटी जो है वो Q से कम होकर कहाँ तक आ जाती है, Q2 तक। तो शॉर्ट रन के अंदर जो आपकी इलास्टिसिटी है, इसकी इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल टू 1 की है, कि 1 के आसपास इसमें क्या है, चेंज आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन के अंदर जो आपकी इलास्टिसिटी है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। कि लंबे टाइम पीरियड में आपका अगर प्राइस में चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, ज़्यादा पड़ता है किसके ऊपर, डिमांड के ऊपर। कि प्राइस में जो चेंज है वो अगर आपका 50% आया है तो आपकी जो डिमांड है उसमें चेंज आपका 80% तक आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, टाइम इम्पैक्ट करता है। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, वो गुड्स दो एक साथ यूज किए जाते हैं। जैसे हमारे पास पेट्रोल है और एक हमारे पास आती है कार। कार और पेट्रोल क्या है, यूज किए जाते हैं। तो उस केस में क्या है, इनकी जो इलास्टिसिटी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वो इनइलास्टिक होती है। कि अगर मान लीजिए आपकी जो कार की डिमांड है, कार की डिमांड क्या रहती है, सेम भी रहती है। तो कार की डिमांड अगर सेम है तो उस केस में पेट्रोल के जो प्राइस हैं अगर वो इंक्रीज हो भी जाए तो भी जो पेट्रोल की डिमांड है वो आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि जो मार्केट में कार चल रही हैं वो आज भी कितनी है, पहले जितनी है। कार की डिमांड के ऊपर क्या पड़ा है, इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो ऐसी गुड्स जो हैं उनकी इलास्टिसिटी जो रहती है वो रहती है आपकी इनइलास्टिक। उसके बाद हम जो देखते हैं वो हमारे पास है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी बेसिकली क्या बताती है कि बाकी जो चीज़ें हैं वो रिमेन कांस्टेंट रहें। कि जो आपके गुड्स के प्राइस हैं वो जो अदर गुड्स हैं और उनके प्राइसेस जो हैं वो ये दोनों क्या रहें, कांस्टेंट रहें। उसके बाद आपका टेस्ट आ गया, कंज्यूमर का हैबिट आ गई। तो ये अगर ये सारी चीज़ें जो हैं अगर कांस्टेंट रहें और इनकम में चेंज होने से जो कंज्यूमर की डिमांड है उसमें कितना चेंज आता है उसके बारे में बताता है हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स
सच एज प्राइस ऑफ ऑन गुड्स, जो गुड्स के खुद के प्राइस हैं वो, उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर एक्सेट्रा क्या रहे, रिमेन्स कांस्टेंट रहें, और परसेंटेज चेंज क्या हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कॉस्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन इनकम, कि इनकम में चेंज होने से डिमांड में आपका कितना चेंज आता है उसको बताता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हम करते हैं ये, हम इसको डिनोट करते हैं ई वाई से, और जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम एक बारी उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास दी हुई है क्या, ए वाई इक्वल है किसके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो जो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से बनेगा कि अगर हमें निकालना है क्या, परसेंटेज चेंज इन अपॉन में ये, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इनटू में 100 अपॉन में डेल्टा वाई अपॉन में वाई और इसको 100। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि डेल्टा क्या है, शो करता है चेंज को, ये चेंज का साइन है। उसके बाद अगर हमें निकालना है डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू हम कैसे निकालते हैं, ये पहले भी हमने निकाला है सेम उसी तरीके से, Q1 माइनस में Q, और डेल्टा वाई हमारे पास क्या आता है, Y1 माइनस में Y। Q हमारे पास क्या है, ओल्ड क्वांटिटी, और ये हमारे पास क्या है, न्यू क्वांटिटी। उसी तरीके से Y1 हमारे पास क्या है, न्यू इनकम, और Y हमारे पास क्या है, ओल्ड इनकम। तो हम क्या है, Y1 माइनस में से Y करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, डेल्टा Y, और Y हमारे पास नीचे दिया हुआ है। तो अगर हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज का फाइनल वैल्यू माइनस में इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, फाइनल वैल्यू से हमने क्या है, यहाँ पे हम जब निकालते हैं तो ये हमारे पास डेल्टा आ जाता है। तो यहाँ पे हम डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा नीचे हम क्यू लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो आता है वो इस तरीके से फॉर्मूला आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या है, 100 से हमारे पास 100 कैंसिल हो जाता है, और जो हमारे पास बचता है वो क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू अपॉन में डेल्टा वाई अपॉन में वाई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वाई क्यू अपॉन में क्यू डिवाइड में हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन में वाई। तो जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में किस तरीके से आता है, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू वाई अपॉन में डेल्टा वाई। तो आपका ये है वो क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो अब हम इसको क्या है, सेपरेट करके लिख सकते हैं, कैसे कि y अपॉन में q इनटू में डेल्टा q अपॉन में डेल्टा y। तो ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला इस तरीके से बनता है, जिसको हम AY जो है हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमें शो करता है। उसके बाद अगर हम बात करें डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी की, तो यहाँ पे हम 3 डिग्रियों की बात करते हैं। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी जो है उसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि अगर आपकी इनकम, जो हमने यहाँ पे 2 एक्सिस लिए हैं पहले तो, कि एक एक्सिस है हमारे पास ओ एक्सिस जिसके ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया है, और एक है हमारे पास ओ वाई एक्सिस इनकम को, पर हमने इनकम को लिया है। तो अगर हमारी इनकम क्या है
ओ वाई इनकम है, तो यहाँ पे हम जब डिमांड कर रहे हैं क्वांटिटी की, वो कितनी कर रहे हैं, ओ क्यू। अगर प्राइस जो आपकी इनकम है वो इंक्रीज होके कितनी हो जाए, इनकम इंक्रीज होके हो जाती है ओ वाई 1, तो हम यहाँ पे डिमांड भी कितनी कर देते हैं, इंक्रीज करके ओ क्यू 1। तो इस केस में जो आपकी इनकम इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, आपकी पॉजिटिव होती है। इससे हमने क्या है, डी वाई से हम क्या है शो करते हैं। तो डी वाई आपका क्या शो करता है, डी वाई हमारा शो करता है इनकम और डिमांड को, कि आपकी इनकम में चेंज होने से आपकी जो डिमांड है उसमें कितना चेंज आया है, उस चीज़ को ये शो कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, तो इनके हम डायग्राम जो है वो उनकी नीड हमें नहीं है, तो हम यहाँ पे जो है वो सिर्फ इसकी जो यूनिटरी है वो किस केस में होती है वो हम निकालेंगे। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हम सिंपल वाला फॉर्मूला हमारा यूज़ करेंगे कि ई वाई इक्वल होता है हमारा किसके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। कि अगर मान लीजिए आपकी जो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड है उसमें परसेंटेज चेंज आया है कितना, 50%, तो और जो आपकी इनकम है उसमें कितना चेंज आया है, उसमें भी चेंज आया है आपका 50%। तो यहाँ पे हम क्या है 50% अपॉन में 50% जब हम लिखते हैं तो जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 1। तो यहाँ पे जो ई वाई है वो इक्वल है किसके, 1 के। तो इस केस में जो आपकी इलास्टिसिटी होती है वो होती है ई वाई इक्वल टू 1, जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। उसके बाद आता है हमारे पास लेस देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, कि आपका क्या होता है कि सेम फार्मूला हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा जो आपका क्यू है या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर वो आपके पास कितना है 50% है, और चेंज इन इनकम है परसेंटेज, वो आपका क्या है 100% है। तो उस केस में जो आपकी इलास्टिसिटी होगी वो आपकी 50% अपॉन में 100% होती है। जब आप इसको कट करेंगे तो ये आपके पास आता है 1/2। तो यहाँ पे जो आपकी इलास्टिसिटी है वो क्या होती है आपकी लेस देन यूनिटरी। यहाँ पे आपकी जो इलास्टिसिटी होती है उसको हम बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी। उसके बाद हमारे पास आता है कि जब आपकी इलास्टिसिटी क्या हो मोर देन 1, तो उस केस में आप क्या करते हैं, जो आपकी ई वाई है उसके लिए हम सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। कि अगर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज आया है कितना 50% का, और जो आप इनकम में चेंज आया है वो आपका आया है 25% का। तो यहाँ पे जो आपकी इलास्टिसिटी आएगी इनकम इलास्टिसिटी वो आती है आपकी इक्वल टू 2 के। तो ये क्या है आपकी मोर देन यूनिटरी है, कि एक से ज़्यादा आपकी इलास्टिसिटी है यहाँ पे। तो इसको हम लिखते हैं ई वाई ग्रेटर देन 1। उसके बाद आता है हमारे जब नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, कि आपकी जो इनकम है उसके बढ़ने से आपकी डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो इसको हम क्या है एक डायग्राम से प्रूव करेंगे। डायग्राम हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हमने इनकम को लिया है, और ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया है। हमारी इनकम कितनी है, ओ वाई है, तो हम क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहे हैं, ओ क्यू। इनकम कितनी है, ओ वाई, क्वांटिटी हमने डिमांड करी ओ क्यू। उसके बाद हमारी इनकम क्या है, अगर इंक्रीज हो जाती है और इनकम इंक्रीज होके कितनी हो गई, ओ वाई 1, तो क्वांटिटी को हम क्या करते हैं डिक्रीज करके कर देते हैं ओ क्यू 1। तो ये क्या है हमारे पास डिमांड कर्व बनेगा इस केस में, वो आपका बनता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि आपके इनकम के इंक्रीज होने से
जब आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो इनकम के इंक्रीज होने से आपकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो गई। ये किस केस में होता है? जब गुड्स आपके क्या हो, गिवन गुड्स हो, घटिया जब वस्तुएं हम जो है उसकी केस में ये होता है। क्योंकि जब गिवन गुड्स की हम बात करते हैं तो ये हमारा नेचुरल फिनोमिना भी है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम जो अच्छी गुड्स हैं उनका हम यूज़ जो है वो बढ़ा देते हैं, उनकी डिमांड हम बढ़ाएंगे। जैसे अगर आपकी इनकम जो है वो 10,000 रुपीज़ है तो आप फ़ोन यूज़ करते हैं रेडमी का, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम जो है 1 लाख रुपीज़ हो जाएगी तो आप इस रेडमी के फ़ोन को छोड़कर आप शिफ्ट हो जाते हैं किस पे? आईफोन पे। तो जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होके कितनी हो गई? 10,000 से 1 लाख, वैसे ही आपने जो रेडमी की जो डिमांड थी उसको क्या कर दिया? कम कर दिया। क्योंकि आईफोन के कंपैरिजन में रेडमी क्या है? एक घटिया वस्तु है। उसके बाद आता है जीरो आपकी इनकम इलास्टिसिटी। ये उस केस में होती है जहाँ पे आपकी क्या है, इनकम में चेंज होने से आपकी डिमांड में चेंज नहीं होता। चाहे आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए, चाहे आपकी इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाए, डिमांड क्या रहती है? डिमांड हमारी हर केस में सेम रहती है। ये किस केस में होता है? जैसे हमारी नेसेसरी गुड्स हैं, जैसे हमारे पास सोल्ट है, तो सोल्ट जो है वो हम सेम क्वांटिटी के अंदर ही यूज़ करते हैं। चाहे हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज होके 10,000 से क्या हो, 10,000 से हमारी इनकम इंक्रीज होके कितनी हो जाए? 1 लाख रुपीज़ हो जाए, तो अभी जो हम सोल्ट है वो हम क्या है, सेम क्वांटिटी के अंदर ही यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी इनकम जो है ज़्यादा इंक्रीज हो गई तो हम सोल्ट का ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरीके से मेडिसिन होती है, जैसे दवाइयाँ होती हैं, तो दवाइयाँ भी आप क्या है, सेम क्वांटिटी के अंदर ही यूज़ करते हैं कि हमारी इनकम चाहे इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, हम मेडिसिन को क्या है, एक सेम क्वांटिटी के अंदर ही यूज़ करते हैं। तो इसको भी हम एक डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास ओ एक्सिस है और ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने इनकम को, जो हमारे पास ओ एक्सिस है उसके ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया है, और जो ओ वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने इनकम को लिया है। dy dy हमें क्या है, डिमांड कर्व को शो करता है, और ओ वाई हमारे पास क्या है, इनकम है। कि अगर आपकी जो इनकम है वो कितनी है, ओ वाई भी है, तो हम डिमांड कितनी कर रहे हैं, ओ क्यू क्वांटिटी की। अगर आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होकर कितनी हो जाए, ओ वाई 1 भी हो जाए, तब भी आप जो डिमांड कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, ओ क्यू क्वांटिटी की। तो इनकम के इंक्रीज होने से आपकी जो डिमांड है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, हम इसमें शो करते हैं कि तीनों जो डायग्राम है उनको एक साथ। तो यहाँ पे जो आप एक चीज़ याद रखेंगे कि अभी तक हम जो डायग्राम यूज़ कर रहे थे, ओ एक्सिस और ओ वाई एक्सिस, तो अभी तक हमने ओ एक्सिस के ऊपर हम क्वांटिटी ले रहे थे, यहाँ पे हम क्वांटिटी यूज़ कर रहे थे, और जो आपका ओ वाई एक्सिस है इसके ऊपर हम इनकम यूज़ कर रहे थे यहाँ पे। लेकिन जो ये डायग्राम है इसके अंदर आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जो आपकी इनकम है अब उसको हम लेते हैं ओ एक्सिस के ऊपर, जो कि हम पहले यहाँ पे ले रहे थे, और जो क्वांटिटी है उसको हम ले रहे हैं अब ओ वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको भूल गए तो आपका जो डायग्राम है वो गलत हो जाएगा। तो चलिए इस डायग्राम को भी हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये एक पार्ट है जो क्या है आपका dy, और ये dy शो करता है। ये जो है आपको दिखाता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे आप क्या करते हैं, गुड्स की जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव को शो करता है कि इनकम के बढ़ने से जो क्वांटिटी है वो आपकी बढ़ती है, जो आप यूज़ है गुड्स का उसको आप इंक्रीज कर देते हैं। सेकंड हमारे पास है कि आपकी जो इनकम है उसके चेंज होने से, कि इनकम आपकी इंक्रीज हो जाए, कि आपकी इनकम जो है पहले y थी, y से अगर ये इंक्रीज होकर y1 भी हो जाती है तो भी आप क्वांटिटी जो है वो फिक्स यूज़ करते हैं q। इसमें आप कोई भी चेंज नहीं करते, चाहे आपकी इनकम जो है वो कितनी भी इंक्रीज हो जाए। तो ये क्या है, जीरो को शो करता है। यहाँ पे जो आपकी इनकम इलास्टिसिटी है वो कितनी होती है, जीरो। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो थर्ड कंडीशन आती है, थर्ड कंडीशन हमें क्या बताती है, ये हमारे पास dy है। यहाँ पे जो आपकी इलास्टिसिटी है वो क्या होती है,
नेगेटिव इलास्टिसिटी के अंदर क्या है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो उस केस में आप जो क्वांटिटी है वो कम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। कि जैसे अगर आपकी इनकम हम मान लेते हैं कि जो आपकी इनकम है वो कितनी थी ओ वाई, और आप क्वांटिटी कितनी यूज़ कर रहे थे, क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे थे ओ क्यू। तो जैसे ही आपकी इंक्रीज हुई इनकम ओ वाई 1 पर, तो आपने क्वांटिटी को क्या करा, पहले के कंपैरिजन में कम कर दिया। तो यहाँ पे आपकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, नेगेटिव। ये नेगेटिव रिलेशन को शो करती है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप जो गुड्स की डिमांड है उसको आप क्या करते हैं, कम कर देंगे। तो ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास किसको शो करता है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी को। तो आज की क्लास में हमारे पास इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।